सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मैं ट्रेन में बैठी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी और मैं अपने सोचों में गुम थी। मैंने अपना पूरा चेहरा एक चादर में लपेटा हुआ था, इस वजह से कि मुझे कोई पहचान ना ले, कहीं किसी को पता ना चल जाए कि मैं एक बहुत बड़ा जुर्म करके अपने घर से निकली हूँ। लेकिन ट्रेन में बैठा कोई भी मुसाफिर मेरे बारे में ये नहीं जानता कि मैंने कौन सा जुर्म किया है। मैं अपने ही ख्यालों में गुम थी कि ट्रेन में टीटी ने आकर मुझसे टिकट मांगी। मैं बहुत बेबस होकर टीटी की तरफ देखने लगी क्योंकि मेरे पास ट्रेन की टिकट नहीं थी। मैं जितनी जल्दीबाजी में अपने घर से निकली थी और जो पाप मैंने किया था, मुझे डर था कहीं मुझे कोई पहचान न ले या मुझे कोई देख न ले कि मैंने क्या जुर्म किया है। मेरे पास पैसे तो थे, पर मेरे पास टिकट खरीदने का समय नहीं था। मैंने अपना पूरी तरह से चेहरा नकाब में ढक लिया था, सिर्फ मेरी आंखें ही नज़र आ रही थी। न जाने टिकट मास्टर को मेरे ऊपर क्यों तरस आ गया कि वो मुझे वहीं छोड़कर आगे की तरफ दूसरे मुसाफिरों से बातें करने लगा। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वह आज कुछ अच्छा काम करने के लिए सोच रहा था, या फिर वह भी मेरी तरह मजबूरी में फंसा हुआ था। शायद इसलिए मैं उसके परेशानी का जायज़ा लेते हुए मैं बहुत डरी हुई थी। चलो, एक मुसीबत मेरे सर से टल चुकी थी, लेकिन आगे बहुत बड़ी परीक्षाएं मेरे इंतज़ार में खड़ी थी कि मैं जहाँ जा रही थी वहाँ जाकर मैं कैसे अपनी बेगुनाही सफाई दूंगी। क्या कोई मेरी बात पर यकीन करेगा? क्या कोई मेरे इस जुर्म को माफ़ कर देगा? या मुझे सज़ा मिलेगी, या फिर मुझे इसी जुर्म में धकेल दिया जाएगा? मेरे साथ क्या हुआ है और मैंने क्या किया था? अब सुनिए मेरी कहानी मेरी जुबानी। मैं एक छोटे से घर में रहती थी। मेरे माता पिता ज़्यादा अमीर नहीं थे। मेरे माता पिता एक स्कूल में टीचर थे। मैं जब जवान हुई, मेरी शादी का वक्त आया। मेरे पापा ने मेरा रिश्ता देखना शुरू कर दिया और पास के गांव में मेरा रिश्ता आया। वह लड़का हमारे बगल वाले गांव में ही रहता था। उसकी बहुत ज़मीनें थी, पर वो मेरी तरह पढ़ा लिखा नहीं था और इतना हैंडसम भी नहीं था, बल्कि उसके मुकाबले में मैं ज़्यादा खूबसूरत थी। वह सांवले रंग का था, हाइट उसकी ठीक थी। मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था, क्योंकि मैं किसी को पसंद भी नहीं करती थी। मैं अपने पिता की सारी बातें मानती थी, इसलिए मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था और धर्मेंद्र से शादी के लिए राजी हो गई। शादी की पहली रात ही वह थोड़ा गर्म मिजाज का लड़का था और वो मुझसे सख्ती से बात करते हुए कहने लगा, मेरी ज़िंदगी में कुछ लोग बहुत ख़ास हैं, जैसे मेरे पापा और मेरी छोटी बहन और मेरा भाई प्रकाश ने कहा, तुम्हें इन लोगों का हमेशा ख्याल रखना होगा। मुझे तुम्हारी इससे कोई शिकायत नहीं मिली, धर्मेंद्र ने कहा, पर आपकी मम्मी बता रही थी कि आप उनके इकलौते संतान हैं। आपका तो कोई भाई भी नहीं है, ना कोई बहन है। मैंने बड़ी हैरानी से धर्मेंद्र से पूछा, प्रकाश मेरा चाचा का लड़का है और उसकी तुम्हें हर काम जरूरी करना पड़ेगा, प्रकाश ने कहा। तो मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मगर शादी के कुछ ही दिन बाद मुझे प्रकाश नज़र नहीं आया। फिर मुझे घर वालों से पता चला कि वह शहर में किसी काम के लिए गया हुआ है। अब शादी के 6 महीने बीत चुके थे और मेरे पति धर्मेंद्र से मुझे मोहब्बत हो गई थी। मैं बहुत खूबसूरत और एक शरीफ लड़की थी। मैं शादी से पहले यही सोचती थी, जिस भी इंसान से मेरी शादी होगी मैं अपनी सारी मोहब्बतें उसी पर निछावर करूंगी। वैसे धर्मेंद्र मुझे ज़्यादा परेशान नहीं करते थे। वे शहर की लड़कियों को अच्छा नहीं समझते थे, लेकिन धीरे धीरे मैंने अपने पति धर्मेंद्र का दिल जीत ही लिया था और हम दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपने जीवन बिताने लगे। मुझे गांव में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा था, क्योंकि मैं शहर में पली बड़ी थी और पढ़ाई की थी। गांव में लाइट नहीं थी और चूल्हे पर खाना बनाया जाता था, जो कि मुझे उसमें बड़ी समस्याएं आती थी। लेकिन मैंने सब कुछ आसानी से सीखना चाहा। धीरे धीरे सारे काम को सीख गई। मुझे कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन मैंने इन सभी समस्याओं को अपनी किस्मत समझकर स्वीकार कर लिया और खुश रहने की कोशिश करने लगी। 1 महीने के बाद मेरा देवर प्रकाश हमारे घर आया। फिर मैंने अपने पति से पूछा, ये कौन है? तो वो बोले कि इसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, ये वही भाई है मेरा। मैंने प्रकाश को उससे पहले कभी यहाँ नहीं देखा, इसलिए पूछा। प्रकाश मुझसे ज़्यादा बातें नहीं करता था और ना ही मैं उससे ज़्यादा बात करती थी। वह घर में आता और अपने कमरे में बंद हो जाता। मैंने अपने पति से कहा कि जब भी प्रकाश घर में आता है तो मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं कर पाती, ख़ास तौर से मर्दों से। धर्मेंद्र कहने लगा, वह बचपन से हमारे घर में पला बड़ा है और बहुत अच्छा लड़का है। अगर तुमने उसके बारे में ऐसी कोई बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा पति धर्मेंद्र मुझ पर गुस्से से आग बबूला होने लगा। फिर मैं डर गई और मैंने सोचा
कि मैं अब कभी प्रकाश के बारे में ऐसी कोई बात नहीं कहूँगी। और उसके बाद मैं बिल्कुल चौकन्नी हो गई और अब मैं उसको किसी काम के लिए नहीं कहती थी। एक दिन वह अपने कपड़े खुद प्रेस कर रहा था तो मेरे पति धर्मेंद्र ने देख लिया और मुझे डांट फटकार लगाने लगा, क्योंकि उसका हर काम करना मेरी ही जिम्मेदारी थी। मैं डर गई और जल्दी से ही मैंने अपने देवर प्रकाश के उसके कपड़े लेकर प्रेस करने लगी। प्रेस करने के बाद उसके सारे कपड़े मैंने उसे ले जाकर देना चाहा तो उसने मेरा हाथ गलत तरीके से छूने की कोशिश की थी। मुझे महसूस हुआ या फिर मेरी गलतफहमी थी, ऐसा लगा उसका हाथ मेरे हाथ से टकराया है या प्रकाश ने ये जानबूझकर हरकत की है। लेकिन उसके बारे में मैं तो अपने पति से भी उसकी शिकायत नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके बारे में मेरा पति एक भी गलत शब्द सुनने को तैयार नहीं था। फिर मैं सोचने लगी कि मैं जितना उससे दूरी बनाकर रहूँगी मेरे लिए उतना ही अच्छा है। मैं अपने आप को अपने कमरे में हमेशा बंद रखती थी, लेकिन मुझे काम के लिए बाहर निकलना ही पड़ता था। मेरी सास भी प्रकाश को बहुत चाहती थी। घर में कोई भी व्यक्ति उसकी कोई भी बुराई नहीं सुन सकता था। एक दिन मैंने अपने पति धर्मेंद्र से बोला कि हम अलग हो जाते हैं और अपना घर अलग बना लेते हैं। तो मेरा पति धर्मेंद्र मेरे ऊपर भड़क उठा और कहने लगा कि तुम शहर की लड़कियां ऐसे ही होती हो। 4 दिन हुए नहीं तुम्हारे घर में आए हुए और अलग होने की बात कर रही हो। बेटे को उसके परिवार से अलग कर देना चाहती हो। उसकी बातें सुनकर मैं तो बिल्कुल हैरान रह गई और चुप रह गई। ऐसे ही दिन बीतने लगे। एक रात मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई दीवार को छलांग कर मेरे कमरे के अंदर घुस आया है। उस आवाज़ से मेरी आंख खुल गई और मेरे पति की भी आंख खुल गई थी। प्रकाश और धर्मेंद्र घर के आंगन में आकर टॉर्च जलाकर सारे घर में देखने लगे। हमारे घर में तो कोई नज़र नहीं आया, लेकिन अंदर घर में किसी के पैर के निशान भी बने हुए थे। अब ऐसा रोज ही होने लगा था। धर्मेंद्र और प्रकाश रोज ही घर की पूरी तलाशी ले लेकर थक चुके थे, लेकिन वहाँ किसी का नामो निशान ना होता। फिर कुछ दिनों के बाद ये सब मामला भूल भाल गए। एक दिन रात को मैं उठी, मुझे वॉशरूम जाना था। मैं डरते डरते आंगन की तरफ बढ़ी, देखा तो प्रकाश के कमरे में मोमबत्ती जल रही थी और उसके कमरे की खिड़की खुली हुई थी और वहाँ से खूब तेज रोशनी आ रही थी और उसका दरवाज़ा भी खुला हुआ था। और मेरा देवर प्रकाश अपने चारपाई पर लेटा हुआ मोबाइल में कुछ देखने में बिजी था। वॉशरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा और प्रकाश और मेरी नज़रें आपस में टकराई। मुझे उससे बहुत डर लगने लगा और जल्दी से उसके कमरे में वॉशरूम की तरफ बढ़ गई और वहाँ से निकलकर मैं अपने कमरे में आ गई और मैं बहुत ही डरी हुई थी। कमरे में गई तो धर्मेंद्र मुझसे पूछने लगा कि तुम इतनी डरी हुई क्यों हो। तो मैंने उनसे बहाना बनाते हुए कहा कि रात के अंधेरे से डर गई थी। अगले दिन सुबह उठी तो प्रकाश घर पर नहीं था। जब रात को प्रकाश घर आया, मेरे पति धर्मेंद्र को अकेले में बुलाकर कहने लगा कि उसने मुझे कल रात किसी अनजान आदमी के साथ देखा है और कुछ दिन पहले जो आवाज़ आती थी वह उसी आदमी के थे और वह कल रात तुम्हारी पत्नी से आकर बातें कर रहा था और उसकी आवाज़ हम बराबर सुनते आए थे। और मेरा देवर प्रकाश अब मुझ पर सरासर इल्ज़ाम लगा रहा था और ये सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी प्रकाश मुझ पर इतना गंदा इल्ज़ाम लगाएगा। मेरा पति मुझे गुस्से में देखने लगा और पूछने लगा कि ये बताओ, ये बात सच है या झूठ है। मैंने अपने पति धर्मेंद्र से साफ साफ कह दिया कि प्रकाश ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर प्रकाश बोलने लगा कि क्या कल रात तुम्हारी पत्नी कमरे से बाहर नहीं निकली थी। मेरे पति धर्मेंद्र मेरी तरफ देखने लगे और फिर मैंने अपने पति से कहा, मैं तो बाथरूम में गई थी। मेरा पति धर्मेंद्र कहने लगा, मैंने भी तुम्हें रात के अंधेरे में कई बार कमरे से बाहर जाते हुए देखा है। मेरे पति धर्मेंद्र की बात सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने कहा, धर्मेंद्र क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते। मैंने उनके गिरीबान को जोर से पकड़ते हुए कहा था। मैं पागलों की तरह चीख चिल्ला रही थी। मेरे पति धर्मेंद्र कहने लगा, मेरा भाई प्रकाश कभी झूठ नहीं बोलता और उसने जब तुम्हें देखा है किसी आदमी के साथ तो ये बात बिल्कुल सच होगी और उससे क्या पड़ी है ऐसे झूठ बोलने की। धर्मेंद्र कहने लगे, हमारे घर में कुछ दिनों से ये सब चल रहा है। रोजाना दीवार से छलांग लगाने की आवाज़ आती है, पैरों के निशान मिलते हैं। इतना सबूत काफ़ी नहीं है और तुम शहर की लड़की हो, वैसे भी शहर की लड़कियों पर मैं ज़्यादा विश्वास नहीं करता। धर्मेंद्र ने मुझे ज़ोर से धक्का देते हुए ज़मीन पर गिरा दिया और मैं कुछ सोचने समझने की काबिल भी नहीं थी। मेरे दिमाग में सब कुछ घूमता हुआ नजर आया। मैं कुछ सोच समझ पाती कि मेरे पति धर्मेंद्र ने मुझे बुरी तरह से मारना पीटना शुरू कर दिया। वह तो गुस्से से अपने आपे से ही बाहर हो रहा था
और पागलों की तरह चीख चिल्ला रहा था। उसकी आंखें इतनी लाल हो रही थी, मुझे उससे बहुत डर लग रहा था। मैं तो मेरे किसी भी बात पर विश्वास नहीं करना चाहता था और मुझे इतनी बुरी तरह से मारा जैसे मैं कोई जानवर हूँ। मेरे देवर प्रकाश ने उसका हाथ रोक लिया। मेरे कमरे में हम तीनों के अलावा कोई भी नहीं था। मेरे सास ससुर शाम को ही सो चुके थे और मेरा देवर प्रकाश फिर से बोलते हुए कहा कि इसके कोई शहर के ही आशिक होंगे जो यहाँ तक मंडरा रहे हैं। वह यूं ही अनाप शनाप बकता जा रहा था और मैं सर झुकाए नीचे सोचती चली जा रही थी, मानो मेरे सर पर तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया था और मैं रोते रोते सोच रही थी कि मैं अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगी। प्रकाश, तुम्हें भगवान का डर होना चाहिए और तुम भगवान से डरो। मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम ना लगाओ। मैं अपनी कपकपाती हुई आवाज़ से प्रकाश से विनतियाँ कर रही थी और मैं अपनी जख्मों की वजह से अच्छी तरह से बोल नहीं पा रही थी। मेरा पति धर्मेंद्र कहने लगा, तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें और तुम्हारे आशिक को यूं ही जाने दूंगा। मैं तुम्हें यहीं ज़मीन में गाड़ दूंगा। तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम मुझे धोखा दोगी और तुम यूं ही मेरे नाक के नीचे अपने आशिक से मिलती रहोगी। उसकी आवाज़ सुनते ही मैं बुरी तरह कांप गई थी। मेरे बदन में कोई जगह बाकी नहीं थी जिसमें जख्म ना थे। इस वक्त मेरी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। धर्मेंद्र, मेरी बात को सुनो। मेरी पहले गुनाह तो साबित होने दो। तुम इतना बड़ा इल्ज़ाम ना लगाओ। अगर मेरा इल्ज़ाम साबित हो जाए तो चाहे बेशक मुझे ज़मीन में गाड़ देना, मुझे उससे कोई शिकायत ना होगी। पर धर्मेंद्र अपने जिद पर अड़ा रहा और मुझे वहीं पर डिवोर्स की धमकी देने लगा और मुझे घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। और ये सब होते हुए एक पल में मुझे बिल्कुल ही यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे साथ ये सब क्या हो गया है। धर्मेंद्र और प्रकाश ने मुझे घसीटते हुए घर से बाहर लेकर आए और कहा, अगर तू चिल्लाई तो तेरा गला दबाकर यहीं मार डालेंगे। धर्मेंद्र रात में मुझे नदी के किनारे लेकर गए। मेरे लिए ये रात किसी क़यामत से कम नहीं थी और नदी के किनारे घसीटते हुए ये एक ऐसा पल था कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। उस टाइम मेरे पाँव में चप्पल भी नहीं था। घसीटने की वजह से मेरे जगह जगह निशान पड़े हुए थे और मेरे पैरों से खून निकल रहे थे। आखिरकार दोनों नदी के किनारे पहुंच गए और मेरे ही दुपट्टे से मेरे गले का फंदा बनाने लगे। मैं दोनों से विनतियाँ करने लगी, मुझे जान से न मारो। मेरे माँ बाप तो ये बात सुनकर ही मर जाएंगे। मेरे भाई तो किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। मेरी बहनों की शादी नहीं हो पाएगी। मैं रोती जा रही थी और अपने पति धर्मेंद्र से बोलते जा रही थी, शायद मेरे पति को मेरी बात सुनकर मुझ पर रहम आ जाए। लेकिन मेरे पति धर्मेंद्र को मेरी किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। वह प्रकाश के चढ़ाने में आकर वह अपने सोचने समझने की शक्ति को खो बैठा था। धर्मेंद्र कहने लगा, ये सब तो तुम्हें अपने आशिक को घर बुलाने से पहले सोचना चाहिए था। अगर तुम्हें उससे प्यार था तो उसी से शादी कर लेती। मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की तुमने? मैं तो तुम्हें देखते ही समझ गया था कि तुम जैसी शहर की खूबसूरत लड़की आखिर मुझसे शादी क्यों की और मुझसे शादी के लिए राजी कैसे हो गई। ज़रूर तुम्हारे घर वालों ने मुझसे ज़बरदस्ती शादी करवाई होगी। तुम तो शहर में रहना चाहती थी। धर्मेंद्र ने ये सब कहते हुए दुपट्टे का फंदा मेरे गले में डाल दिया। तभी प्रकाश आगे बढ़ा और कहने लगा, मेरी बात सुनो धर्मेंद्र, अगर हम ऐसा करेंगे तो पास में ही पुलिस चौकी है और हम दोनों पकड़े जाएंगे। हम पर खामखा इल्ज़ाम आ जाएगा। हम ऐसा करते हैं, यही नदी में इसको बीचों बीच गहराई में फेंक देते हैं। वहाँ से ये नहीं भाग पाएगी और यहीं पर मर जाएगी। पानी में ही कोई जहरीली जीव जंतु इसको खा लेगी और ये यहीं पर मर जाएगी। सब सोचेंगे कि इसने पानी में कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की है और हम गांव वालों को बता देंगे वह घर से भाग गई है। हमें पुलिस से भी तो बचना है। प्रकाश की बात सुनकर धर्मेंद्र ने हाँ में सर हिला दिया था। उसने कहा कि तुम बात तो बिल्कुल ठीक कर रहे हो। उन्होंने मुझे घसीटते हुए नदी के किनारे ले गए और मुझे दोनों ने उठाकर बीचों बीच नदी के गहराई में फेंक दिया और वहाँ से जल्दी से भाग गए कि कहीं उन्हें पुलिस ना देख ले। मैं गहराई में डूबती चली गई और मैं बेहोश हो गई क्योंकि मुझे अपनी मौत करीब से नज़र आ रही थी और मुझे तैरना नहीं आता था। और धीरे धीरे मेरी आंख बंद होती चली गई और मैं पानी की गहराई में पहुंच गई। जब एक टकराती हुई पत्थर के किनारे पहुंची और मेरी आंख खुली, धीमी सी सूरज मेरी आंखों में चुभ रही थी और मैं अपनी आंखें अच्छी तरह से खोल नहीं पा रही थी। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की तो सामने प्रकाश को देखकर मैं घबरा गई। मैं हैरान रह गई कि मैं जिंदा हूँ या मर चुकी हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब थोड़ा सा संभली तो उठकर खड़ी हो गई। यहाँ पर चारों तरफ जंगल था और जंगल के बीचों बीच एक झोपड़ी बनी हुई थी और उसमें चारपाई पर लेटी हुई थी
और सामने प्रकाश बैठा हुआ था। मैं यहाँ कैसे पहुँची? तुम दोनों भाई ने तो मुझे मार दिया था ना, और मैं जिंदा कैसे हूँ और यहाँ पर कैसे पहुँची? और मेरा पति धर्मेंद्र कहाँ है? मैंने साथ में कई सवाल पूछ डाले थे प्रकाश से। प्रकाश जोर जोर से हंसने लगा और कहा कि तुम अभी तक उस मर्द बेवफा उम्मीद लगाकर बैठी हो कि वे कहाँ है, जिसने तुम पर भरोसा नहीं किया और तुम्हें मौत के करीब लाकर छोड़ दिया। धर्मेंद्र तो तुम्हारे लायक ही नहीं था। तुम तो इतनी खूबसूरत और हसीन हो, लेकिन तुम्हारे पति धर्मेंद्र ने तुम पर भरोसा भी नहीं किया और तुम्हारी ये हालत हो गई। लेकिन मैं जिंदा कैसे बची? मुझे किसने बचाया? और तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? मैंने प्रकाश से पूछा तो प्रकाश ने कहा कि मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी और मैं तुम पर फिदा हो गया था, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें धर्मेंद्र से अलग कैसे करूं, और मैं तुम्हें अपनाने का आइडिया सोचने लगा। फिर मैं रोज़ ही दीवार से छलांग लगाता और बाहर निकल आता। फिर घर में उल्टा घुसकर निशानदेही भी करता कि घर में कौन घुसता है, और तुम्हारे पति धर्मेंद्र के साथ मिलकर उस आदमी की खोज भी लगाता। और फिर धर्मेंद्र के दिमाग में तुम्हारे लिए शक पैदा करने लगा, और मैं इसी ताक में रहता कि तुम कब कमरे से बाहर निकलो। और फिर मैंने तुम पर इल्ज़ाम लगाया और धर्मेंद्र के दिमाग में तुम्हारे लिए शक पैदा कर दिया। मुझे सिर्फ तुमको पाना था और मेरे पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। तो मैंने एक प्लान बनाया, और जब हमने तुम्हें पानी के बीचों बीच में फेंका था तो मैंने वहाँ पर अपने एक आदमी को खड़ा कर दिया था, और जैसे ही हमने तुमको फेंका उस आदमी ने तुम्हें तैर कर बचा लिया, क्योंकि वह तैरने में एक्सपर्ट था। और आज तुम मेरे सामने हो और हमारे बीच अब कोई नहीं आएगा, और हम दोनों मिलकर शादी कर लेते हैं और यहाँ से दूर चले जाएंगे, जहाँ पर मैं सारी दुनिया की खुशियाँ तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूँगा। मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊँगा और तुम मेरी बीवी बन जाओगी। मैं प्रकाश की बातें सुनकर बहुत गुस्से में आ गई और झट से उस झोपड़ी से बाहर निकलने लगी। लेकिन दूर दूर तक मुझे कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। मेरे पास यहाँ से निकलने का कोई रास्ता भी नहीं था। मैं मजबूर हो गई और उसकी बात मानने पर तैयार हो गई, और मैंने प्रकाश से शादी कर ली। उसने वहीं पर किसी पंडित जी को बुला लिया और हम दोनों ने वहीं जंगल में शादी कर ली। शादी के बाद वो मुझे शहर में ले आया और एक छोटे से मकान में मुझे लेकर रहने लगा। शादी की पहली रात जब वो मेरे पास आया तो मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मेरी आंखें लाल हो रही थी। दिल में कोई इच्छा नहीं थी और ना ही कोई सपने थे, सिर्फ नफरत ही नफरत थे। लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी? अब तो मैं उसकी पत्नी बन चुकी थी। ऐसा लगता था काश ये रात आने से पहले उस नदी के गहराई में ही मर गई होती तो अच्छा होता। मैं उसके सेज पर एक जिंदा लाश से ज़्यादा कुछ नहीं थी। मैंने उसके आगे बहुत हाथ जोड़े थे, बहुत गिड़गिड़ाई थी, लेकिन उसकी वहाँ मौजूदगी ने मेरे शरीर को तार तार कर रहे थे। प्रकाश को इस सब से कोई मतलब नहीं था। वह तो मेरा आशिक बन चुका था और मेरे आगे पीछे घूमता रहता। मैं भी पिछली बातों को भुलाना चाहती थी और उसके साथ खुश रहने की कोशिश करने लगी। और मैं ये चाहती थी कि प्रकाश को लगे कि मैं अब उससे मोहब्बत करने लगी हूँ, ताकि वो मुझ पर शक ना करे। लेकिन मैं अंदर अंदर उससे बहुत नफरत करती थी, और मैं उसको यकीन दिलाने में कामयाब हो गई कि मैं उससे मोहब्बत करने लगी हूँ। और मैं एक दिन बाज़ार गई और वहाँ से चूहे मारने की दवाई लाई, जिसे एक आदमी आसानी से मर जाए। फिर मैं घर आई और मैंने काफ़ी सारे खाने बनाए और प्रकाश से कहने लगी कि मैं अब तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ और मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊँ। प्रकाश पहले से ही मेरी मोहब्बत को पाना चाहता था और उसने खुशी खुशी इस बात को मान लिया, क्योंकि वह तो मेरा पहले से ही दीवाना था। और मैंने भी उसको अपने हाथों से एक एक निवाला खिलाना शुरू कर दिया। जैसे ही खाना ख़त्म हुआ तो उसकी हालत ख़राब होने लगी और कहने लगा कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। और दर्द की वजह से वो बिस्तर पर लेट गया। वह बिस्तर से उठने की हालत में भी नहीं था, और फिर थोड़ी ही देर में उसकी आवाज़ निकलना भी बंद हो गई। वह सिर्फ अपना हाथ पांव हिला रहा था और बुरी तरह से तड़प रहा था। मैं खड़ी उसकी मौत का तमाशा देख रही थी और खुश हो रही थी। उसके आंखों से जैसे खून उतर रहा था और वह बहुत तड़प रहा था। वह अपनी पूरी बेबसी से मेरी तरफ देख रहा था, मगर कुछ कह नहीं सकता था। फिर धीरे धीरे उसने अपना हाथ पांव मारना भी बंद कर दिया और बेहोश होकर नीचे ज़मीन पर गिर पड़ा। मैं उसे यूं ही वहीं छोड़कर वहां से भाग निकली। वह इस लायक नहीं था कि उसे अंतिम संस्कार नसीब हो। घर में जितना पैसा और जेवर पड़ा था उसे उठाकर मैं ट्रेन में निकल पड़ी और सारे रास्ते में बस यूं ही डरती रही। मैं पहली बार ट्रेन में अकेली सफ़र कर रही थी। मैंने अपना सारा चेहरा नकाब में ढक रखा था
ताकि मुझे यहाँ कोई पहचान न ले, और फिर स्टेशन से उतरकर अपने माँ बाप के घर पहुँची। वह मुझे देखकर बहुत हैरान हुए और मुझे गले लगाकर रोने लगे। फिर मैंने अपने ऊपर बीती हुई सारी कहानी अपने माँ बाप को सुनाई। उन्होंने कहा कि जो तुम पर इल्ज़ाम लगाए थे, हमें बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि तुमने ये सब किया होगा, और तुम्हारी मौत की खबर ने हमें हिलाकर रख दिया। मेरे घर वालों ने मुझ पर भरोसा किया, और जब मैं अपने किस्से सुना रही थी तो मेरे भाई का दोस्त, जो कि मेरा पड़ोसी था, वह वहीं पर खड़ा था। उसका नाम सुरजीत था। सुरजीत ने मेरे बारे में सुना तो वह बहुत परेशान हो गया और मेरी हालत पर तरस खाने लगा। उसके माता पिता की भी मृत्यु हो गई थी। वह अपने घर में अकेला था। वहीं पर उसने सबके सामने मेरे मांग में सिंदूर भर दिया और मुझे अपना लिया, और यूं मुझे अपने घर ले गया, और मेरी और उसकी ज़िंदगी अब खुशियों से भर गई। मेरे 2 प्यारे बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। मैंने अपने पहले पति के ऊपर केस कर दिया और वह केस में जीत गई, और मेरा पति धर्मेंद्र जेल चला गया, जिसके ऊपर अपने पति का मर्डर का इल्ज़ाम था। धर्मेंद्र जेल जाता हुआ बहुत गिड़गिड़ा रहा था और मुझसे माफ़िया मांग रहा था कि मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं किया, मुझे माफ़ कर दो। और मैंने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। मैंने प्रकाश का कत्ल किया है और मैं उसकी मुजरिम हूँ। कुछ ही साल में मुझे जमानत हो गई और मैं अपने पति के साथ अपने जीवन बिताने लगी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।